अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा ना रमज़ान का ये पहला ऐसा व्लॉग है जो कि मैं अपनी जो रमज़ान की रूटीन है मॉर्निंग से लेके नाइट तक की, वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो व्लॉग को ना आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम हो गया था, 3 बज रहे थे करीब। तो मैं उठी और उठने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे ना ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था सहरी में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा हैवी नहीं खाते हैं, बस हल्का फुल्का सा खाते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी और साथ में मैं बनाऊँगी ऑमलेट। वैसे तो मैं ना एवरी रमज़ान पराठे बनाकर फ्रीज़ कर लेती थी, फ्रोज़न पराठे यूज़ कर लेती थी सुबह, क्योंकि फिर मुझे ना जल्दी नहीं उठना पड़ता था। लेकिन मैंने इस बार कुछ भी ऐसा फ्रोज़न आइटम नहीं बनाया है और मैंने सोचा जो भी बनाऊँगी वो एकदम फ्रेश बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा तो बनाना नहीं होता है। 2 या 3 पराठे बनते हैं और थोड़ी-सी सब्ज़ी वग़ैरह जो भी बनती है वो। तो इसलिए मैंने ना इस बार कुछ भी फ्रोज़न आइटम नहीं बनाया है। और ये जो सहरी है ना, ये दूसरे रोज़े की है। मैंने अभी तक आप लोग के साथ में व्लॉग नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करूं, अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करूं। तो ये ना पहली सहरी को मैंने शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो आज तो कर ही देती हूँ। और देखते देखते ना पूरे 9 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला असरा कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा कल पहला असरा, दूसरा अशरा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी इस बार जो रोज़े हैं वो गुज़रते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बस अभी कल ही तो पहला रोज़ा था। मतलब इतनी जल्दी रोज़े मैंने अभी तक जितनी मतलब मेरी लाइफ है मैंने नहीं देखे हैं कि इतनी जल्दी रोज़े गुज़रते हैं। ऐसा लगता है कि टाइम के विंग्स निकल आए हैं और वो उड़ता चला जा रहा है, इतनी जल्दी वक्त गुज़र रहा है। तो यहाँ पर ना अब मेरे जो पराठे थे मैंने बना लिए थे और मैंने 2 पराठे बनाए थे। एक मेरे मियाँ जी का था और एक मेरा पराठा था। थोड़ा-सा मैंने ये बड़े साइज़ का बनाया है, क्योंकि एक एक ही पराठा खाना है हम लोगों को। और अब मैं बना लूँगी ऑमलेट। अच्छा, मुझे ना जो सब्ज़ियों वाला ऑमलेट होता है, जैसे कि प्याज और धनिया वग़ैरह डालते हैं ना, वो बहुत पसंद है। लेकिन जो मेरे मियाँ जी हैं उनको एकदम प्लेन सिंपल सा ऑमलेट चाहिए, सिर्फ़ इसमें सॉल्ट पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उन्हीं की पसंद का बना रही हूँ। मुझे वैसे भी थोड़ा-सा खाना है, तो इसलिए मैं उन्हीं की पसंद का बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 2 अंडे लिए थे और उनको फेंट कर उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया था और बस इसको बना लिया था। अच्छा, मैं ना जो ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाती हूँ ज़्यादातर वो घी में बनाती हूँ, देसी घी में। और या फिर जो सुबह सहरी की जो भी चीज़ें बनाती हूँ वो मैं ज़्यादातर देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि हेल्दी भी होता है और सुबह-सुबह ऑयल से चीज़ें बना लो तो नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं ना देसी घी ही यूज़ करती हूँ सुबह। साथ में मेरी ना चाय भी बन गई थी, तो मैंने अपने लिए और मियाँ जी के लिए चाय निकाल लूँगी। अच्छा, वो ना चाय के साथ में बटर और ये जो रस्क होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और 2 या 3 रस्क हम लोग उस पे बटर लगा लेते हैं, तो वो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। पूरे साल हम लोग ये नहीं खाते, लेकिन जब सहरी होती है रमज़ान में तो ये बटर और रस्क ज़रूर खाते हैं। अच्छा, अब ना हो गया था ये फ़जर का टाइम, अज़ानें होने लगी थी और इतना सुकून मिल रहा था अज़ानें सुनकर। और एक साथ में सारी जगह अज़ान होती है ना फ़जर की, तो बहुत सुकून मिलता है। वैसे ज़ोहर और जो असर वग़ैरह की होती है वो ना थोड़ी-थोड़ी देर में अलग-अलग मस्जिदों में होती है, लेकिन फ़जर की एक साथ में ही होती है ज़्यादातर। तो मैंने ना तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ ली थी, सहरी बनाने से पहले ही मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर उसके बाद में मैंने नमाज़ अदा करी अपनी फ़जर की, और फिर मैंने ना कुरान की तिलावत करी और जो भी मैं सूरह यासीन वग़ैरह पढ़ती हूँ ना, वो भी साथ में पढ़ी। और मेरे जो वज़ीफ़े हैं छोटे-छोटे और जो अज़कार हैं वो मैं पूरे साल के साल पढ़ती हूँ। और जो कुरान है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ट्रांसलेशन के साथ में पढ़ती हूँ। और मेरी जो ये कुरान है ना वो उर्दू ट्रांसलेशन है इसका, तो मुझे थोड़ा-सा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत बारीक से लिखा हुआ है। इसलिए इस बार मैं ना जो ट्रांसलेशन है वो इसका हिंदी में पढ़ूँगी, जो कि मेरे हस्बैंड की कुरान है वो।
तो कुरान मैंने पढ़ ली थी और मैं कोशिश कर रही हूँ इस साल की कम से कम 2 कुरान मुकम्मल करूँ, एक विद तर्जुमा और एक विदाउट तर्जुमा। तो क्योंकि 2 कुरान मुकम्मल करना विद तर्जुमा थोड़ा-सा इम्पॉसिबल है, काम भी होते हैं, अकेले हैं और बहुत सारे काम होते हैं रमज़ान में। हालाँकि बहुत बरकत होती है टाइम में, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दिन पता नहीं कब गुज़र गया और कुछ कर भी नहीं पाए। बस पढ़ाई-लिखाई करो और काम करो, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है और फिर रात में तरावी वगैरह होती है, तो बहुत कुछ होता है जिसमें वक्त नहीं मिल पाता है इतना कि मैं 2 कुरान मुकम्मल करूँ। तो इस बार मैंने सोचा है, ये मेरा गोल है कि एक मैं तर्जुमे वाली कुरान मुकम्मल करूँ और दूसरी मैं जो नॉर्मल होती है विदाउट तर्जुमा वो पढूँ। अच्छा, मैं ना थोड़े दिन पहले मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, कुछ ऑनलाइन मंगवाई थी, कुछ मैं यहाँ लोकल मार्केट से लेकर आई थी, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने ना ये जो आइस क्यूब ट्रे होती है, ये मैंने ली थी, बहुत क्यूट लग रही थी। ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से ली थी और साथ में मैंने ये जो जार थे, वो लिए थे। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री थे। अच्छा, इसका मैंने ये जो जार था मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी, तो इसका जो ऊपर का लिड था वो ख़राब हो गया था। लेकिन मैं इस पे ना पॉलिश कर दूँगी, आता है कलर जो स्प्रे वाला नहीं होता है वो आता है, तो उससे मैं इस पे स्प्रे कलर कर दूँगी तो वो फिर सही हो जाएगा। लेकिन ये जार बहुत अच्छे होते हैं कोई भी चीज़ रखने के लिए और ग्लास जार हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं प्लास्टिक से तो मैं थोड़े-थोड़े करके लाती हूँ, जब भी जाती हूँ मैं 2 ले लेती हूँ, तो वो मेरा ना स्टॉक बनता जा रहा है। और ये मैंने ना छोटा-सा एक स्ट्रेनर लिया था क्योंकि शरबत वगैरह बनाते हैं, मैं तो पीती नहीं हूँ लेकिन मेरे मियाँ जी शरबत पीते हैं, तो चीनी में कभी-कभार कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको ना ऐसे स्ट्रेन कर देते हैं शरबत बनाने के बाद में, या फिर सीड्स होते हैं जो लेमन के होते हैं, तो वो निकाल देते हैं। इसलिए मैं ये छोटी-सी एकदम स्ट्रेनर लेकर आई थी। और मैं एक ये एयर टाइट जार लेकर आई थी जो कि मुझे पड़ा था 200 का। थोड़ा-सा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला ग्लास था इसका। तो इसमें मैं ना डेट स्टोर करूँगी। और एक ये मैं डीप फ्राइंग बास्केट लेकर आई थी, लोकल मार्केट से ही मैंने ली थी। और वैसे तो ये मीशो या फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह पे ना 200-250 की मिल रही है, लेकिन मैंने ये लोकल मार्केट से ली थी तो ये मुझे ना 100 रुपीज़ की मिली थी। 120 की बताई थी लेकिन मैंने 20 रुपीज़ की बार्गेनिंग करके 100 रुपीज़ की इसको लिया था और बहुत अच्छी है। और जो लोकल मार्केट में है उसका जो साइज़ है वो ऑनलाइन से थोड़ा-सा बड़ा है, मैंने देखा था उस पर, तो थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का है। तो ये ना मुझे बहुत सही लगी क्योंकि जब भी हम कोई भी फ्राइड आइटम किसी प्लेट पर या फिर टिश्यू पर निकालते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं रहते हैं, सौगी-सौगी से हो जाते हैं। टिश्यू हालाँकि ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेता है बट सौगी हो जाते हैं, लेकिन इस पर अगर हम निकालेंगे तो जो भी ऑयल एक्स्ट्रा होगा वो नीचे ड्रेन हो जाएगा और जो चीज़ें हैं, पकौड़े हैं या कुछ भी आप बनाते हैं, तो वो एकदम क्रिस्पी रहते हैं। तो बहुत सही है ये। और ये जो मैं 3 कंटेनर लेकर आई थी, मुझे कुछ चीज़ें रखनी थी, तो मैंने देखा मुझे ये बहुत सही लगे, 100 रुपीज़ के थे 3। तो और ये ना स्टैकेबल भी थे, तो थोड़ा-सा स्पेस कम लेंगे। आप जैसे जानते हैं मेरा जो किचन है बहुत छोटा है, बहुत चीज़ों को सोच समझ कर रखना पड़ता है, चीज़ों को बहुत सोच समझ कर खरीदना पड़ता है मुझे। तो इसलिए मैंने ये 3 लिए थे और एक के ऊपर एक आ जाएँगे तो थोड़ा-सा स्पेस कम लगेगा। और मैंने ना ये एयर टाइट बॉक्स भी लिए थे, एयर टाइट जो कंटेनर हैं, इसमें जो भी लेफ्ट ओवर फूड वगैरह होगा रमज़ान में तो वो बचेगा तो वो मैं इसमें स्टोर कर दूँगी। तो ये सारी जो प्लास्टिक है ना, ये बीपीए फ्री थी, तो हेल्दी भी है, मतलब हेल्दी तो वैसे प्लास्टिक नहीं होती लेकिन फिर भी बाकी प्लास्टिक से तो अच्छी थी। और ये मैंने ना ज़िप-लॉक बैग मँगाए थे, जो कि मैंने मँगाए थे रमज़ान से पहले बट आ नहीं पाए थे, और ये मैंने मीशो से मँगाए थे। 100 या 150 के मिले थे आई थिंक, 10 पीस थे इसमें। तो ये बहुत अच्छे सही है, मतलब मैंने मँगाए थे बट इसका काम निकल गया, क्योंकि मेरे पास जो पहले के रखे हुए थे ना, मैंने वही यूज़ कर लिया था। और एक ये मैंने ना टिश्यू होल्डर मँगाया था, थोड़ा-सा ये यहाँ पर इसकी जो पॉलिश थी वो थोड़ी-सी छूट गई थी, लेकिन ओवरऑल ये ना सही था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, थोड़ा-सा हैवी भी था। तो ये टिश्यू होल्डर एक मैंने मँगाया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने मँगाई थी, कुछ मीशो से मँगाई थी, कुछ लोकल मार्केट से ली थी, कुछ मैंने विशाल से ली थी। और ये मैंने ना एक साथ में नहीं ली थी, ओवर द टाइम मैंने सारी चीज़ें खरीदी थी। वैसे तो हम लोग ना किचन की चीज़ें हैं या फिर घर के कुछ आइटम होते हैं, वो पूरे साल हम लोग कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग रमज़ान से पहले लेते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। तो उनमें से ये सारी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो मैंने ली वो। और ये जो आइस ट्रे है ना, ये बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी भी है। छोटी सी है बिल्कुल और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती। आप
कुछ भी छोटी सी चीज़ें बनाएं। और जो भी इसमें मतलब आपको फ्रीज़ करना है आइस क्यूब्स वगैरह, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्लास जार था ना, इसके ऊपर मैं इसका जो स्टिकर था वो छुड़ाने लगी थी। कभी कभी ऐसा होता है वो बहुत ईज़िली छूट जाता है, लेकिन कभी कभी ईज़िली नहीं छूटता है। तो मैं इसे ना वॉश कर दूँगी और सारे जो जार थे वो मैं वॉश कर दूँगी, जो भी कंटेनर्स थे, और फिर मैं उनमें चीज़ें रखूँगी। अच्छा, ये एक मैंने छोटी सी हांडी टाइप की मंगाई थी दही बनाने के लिए, दही जमाने के लिए इसमें। तो ये मैंने अपने भाई से मंगाई थी और ये बहुत अच्छी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। तो मिट्टी के बर्तन में अगर आप दही जमाएँ ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा थिक सा दही जमता है। तो दही की मैं कैसे जमाती हूँ मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये देखिए जो फ्राइम्स वगैरह थे ना, तो वो मैं इसमें स्टोर कर दूँगी। और ये जो फ्राइम्स है ना, ये मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद है। और ये जो आपको मतलब नेट वाले दिख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल बेकार होते हैं। कभी भी वो अच्छे से फूलते ही नहीं हैं जब भी हम ऑयल में फ्राई करते हैं सही से। मतलब बाकी के जो फ्राइम्स हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं, बट ये नहीं होते हैं। तो हो गई थी दोपहर और वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला, देखते देखते दोपहर हो गई थी। और एक दिन पहले ना मैंने लॉन्ड्री की थी, तो ये कपड़े कुछ रखे हुए थे जिन्हें मुझे फ़ोल्ड करना था। और मुझे ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है कपड़ों को फ़ोल्ड करना। अच्छा, जब भी ना मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ या फिर आयरन करती हूँ कपड़ों पर, वैसे अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होने लगता है, इसलिए मैं आजकल नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब भी मैं इस तरह का काम करती हूँ, तो अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसा लगा लेती हूँ जिसके साथ में मैं रिपीट करती जाती हूँ, तो मेरी जो तस्बीह है, जो अज़कार हैं, वो भी होते जाते हैं। तो अभी मैंने ना यहाँ पर इस्तग़फ़ार की जो तस्बीह थी वो लगा ली थी, ये 1000 टाइम की थी। और साथ साथ में मैं रिपीट भी करती जाऊँगी, तो मेरी जो इस्तग़फ़ार है वो भी डेली की कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से मैं दरूद शरीफ भी लगा लेती हूँ, तो साथ साथ में मैं रिपीट करती जाती हूँ। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और जो आपका टाइम है वो यूटिलाइज़ भी हो रहा होता है। तो इस तरह से आप किया करिए, जब भी कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे किचन में कुछ बर्तन वगैरह धुल रहे हैं या रोटियां बना रहे हैं, तो आप साथ साथ में ना कुरान की कोई आयत या फिर कोई अज़कार को लगा सकते हैं। यूट्यूब वगैरह पर सब मिल जाता है आजकल। तो साथ में रिपीट भी करते जाइए, तो आपका टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। और काम तो वैसे भी बहुत होता है किचन वगैरह में, या फिर घर के काम जो होते हैं बहुत टाइम ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो हो गया था ज़ोहर का टाइम और मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद में जो मेरे थोड़े बहुत अज़कार थे वो किए। और ज़ोहर के बाद में मैं ना सूरह फ़तह ज़रूर पढ़ती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने कुरान पढ़ी। कुरान का एक रुकू मैं ज़रूर पढ़ती हूँ हर नमाज के बाद में। इससे आपका एक सिपारा तो कंप्लीट हो ही जाता है एक दिन में। उसके बाद में मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, दिन में ना रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप 15 मिनट की या फिर आधा घंटे की एक नैप ज़रूर ले लिया करें। सुन्नत भी है ये कि आप खाना खाने के बाद में दिन में आराम ज़रूर करें थोड़ी देर के लिए। इससे ना आपको एक मतलब इंस्टेंट सी एनर्जी मिल जाती है। आपको मतलब आपकी बॉडी में ना फुर्ती आ जाती है जब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं दोपहर में। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर कर लिया करिए। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैंने ना जो ये जार था इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया था। फिर मैंने ये जो डेट्स थे ये इसमें फ़िल कर दिए थे। लेकिन ये जो डेट्स थे इस बार मेरे जो मियाँ जी लेकर आए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मुझे ना वो जो कीमिया डेट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और जो अजवा खजूर है वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो तो मतलब होता ही अच्छा है, लेकिन खजूर की बहुत सारी वैरायटी आती है। लेकिन जो ईज़िली अवेलेबल है वो है कीमिया डेट, जो कि हमें ईज़िली मिल जाती है। वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थोड़े से वो सॉफ्ट
सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, मतलब वो चिप चिप कर रहे थे, इस तरह के थे। तो इसका ना मैं शेक वगैरह बनाकर इसे जल्दी ख़त्म कर दूँगी। एनीवेज़ अब ना शाम का टाइम आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं इफ्तार की। वैसे ना मुझे कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना था, बस थोड़ा सा इफ्तार बनाना था, तो बस वही मैं बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये वाली प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जो कि है बेसन वाली, जो बेसन का प्रीमिक्स बनता है ना वो। और इसको मैं हमेशा पहले ही बना कर रख लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया था, तो मैं अब बना लेती हूँ। और मैंने ना यहाँ पर बेसन और उसमें जो कॉर्नफ्लावर होता है ना वो डाल दिया था, और इसको अच्छे से मैंने ना शिफ्ट कर लिया था। और छानने से क्या होता है, इसमें लम्स नहीं रहते हैं, तो जो पकोड़े होते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, अब तो बहुत अच्छे बनते हैं। वरना इसमें लम्स रह जाते हैं, तो फिर वो सही से नहीं, जो है जब फेंटते हैं तो सही से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अब कुछ मैं मसाले डाल लूँगी, जिसमें मैंने डाला था जो कोरिएंडर पाउडर होता है वो, रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर, और क्यूमिन पाउडर डाला था, रोस्टेड क्रश किया हुआ हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, एकदम थोड़ा सा। और सारी चीज़ें ना आप अपने जितना भी आप क्वांटिटी बना रहे हैं ना उस हिसाब से डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर करीब 250 ग्राम बेसन यूज़ किया था, तो इसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ यहाँ पर चीज़ें। और ये सारी चीज़ें ना आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने रोज़ा रख के बनाया था, लेकिन इतनी परफेक्ट थी, स्पाइसेस और सॉल्ट वगैरह सारा एकदम परफेक्ट था। फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक डाला था, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हींग भी मैं डालना भूल गई थी, हींग भी मैंने मतलब दिखाना भूल गई थी, हींग भी मैंने डाली थी थोड़ी सी, क्योंकि जो बेसन होता है वो ना गैस बना देता है, तो इसलिए हींग ज़रूरी होता है डालना। और लास्ट में मैंने एकदम चुटकी भर थोड़ा सा बिल्कुल बेकिंग सोडा डाल दिया था, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप ना डालें, और कोई इससे इतना ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। मैं तो ऐसे ही बिना बेकिंग सोडे की बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हूँ। तो अब ना इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और वो जो विस्कर होता है ना उससे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर मैं इसे ना इस जार में डाल दूँगी। तो मैं ये जो जार थे ना स्पेशली बेसन और फिर वो जो फ्राइम्स वगैरह होते हैं ना उसके लिए लेकर आई थी। तो ये देखिए मैंने इसमें रख दिया है, और ये मेरे ना 15 से 20 रमज़ान तक इतना बेसन चलेगा, क्योंकि ज़्यादा मुझे कुछ फ्राइड आइटम बनाने नहीं है। बस वही जो पालक की पकौड़े होते हैं, या फिर जो बैंगन के पकौड़े होते हैं, या फिर प्याज के, बस वही इससे बनेंगे। और फिर अगर ख़त्म होगा तो फिर मैं दोबारा से इसको फिर से बना कर रख लूँगी। तो आज जो इफ़्तार में बनाने वाली हूँ वो है प्याज के पकोड़े। और ये पकोड़े ना मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ये पकोड़े बहुत सिंपल होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जो कि आधा मैं डालूँगी पकोड़ों में और आधा मैं यूज़ करूँगी। मैं जो स्प्राउट्स वाली सैलेड होती है, चाट बोल लीजिए आप, वो बनाऊँगी, तो उसमें डाल दूँगी मैं। तो जो बारीक वाला मैंने चॉप किया है वो मैंने सैलेड के लिए किया है, और ये जो ग्रीन चिली मैंने चॉप की है इसको मैं आधा यूज़ करूँगी पकोड़ों में और आधा मैं डालूँगी वो सैलेड में। साथ में मैं यहाँ पर मूली भी बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। तो मैं इसको ना स्मॉल स्मॉल से क्यूब्स में कट कर लूँगी, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, और खाने में भी तो अच्छा लगेगा। मूली वैसे अच्छी लगती है अगर आप सैलेड वगैरह में डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना इतने कम सैलेड मतलब ये स्प्राउट्स लिए थे, लेकिन ये भी मेरे 2 दिन चले थे, क्योंकि मेरे बेटे ने खाए नहीं थे, और मेरे जो मियाँ जी थे वो अफ्तार पे नहीं थे। वो मैंने बताया ना आपको, दूसरी सिटी में मतलब जॉब करते, तो वो वहाँ पर थे, तो वो नहीं पहुँच पाए थे। तो यहाँ पर हम 2 लोग ही थे, मैं और मेरा बेटा, तो उसी हिसाब से मुझे ना चीज़ें बनानी थी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो बेसन निकाल कर रखा था ना उसमें मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, और ये जो मैंने मूली और हरी मिर्च और प्याज काटा था तो वो मैंने डाल दिया स्प्राउट्स में। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, ढेर सारा आपको हरा धनिया डालना है सैलेड में भी, और जो ये पकौड़े बना रहे हैं उसमें, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया अगर आप पकौड़ों में डालें। और मैं सैलेड में डालूँगी ये टमाटर। तो मैं टमाटर जब भी डालती हूँ सैलेड में यूज़ करती हूँ ना,
तो फिर मैं उसके सीड निकाल देती हूँ। और मुझे मतलब जितना मैंने सुना है कि टमाटर के सीड से स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा मुझे, लेकिन मैंने ये सुना है, तो इसलिए मैं सैलेड में नहीं डालती हूँ। खाने में तो चला जाता है वो, बट सैलेड में नहीं डालती हूँ क्योंकि ये ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होते हैं जो ये सीड्स होते हैं टमाटर के। अब मैं डालूँगी इसमें नींबू। तो नींबू मेरा जो फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड भी था, ये थोड़ा सा मतलब टाइट था। इसको मैंने अच्छे से मसल लिया है ताकि जो जूस है वो ईज़िली निकल जाए। तो यहाँ पर मैं आधा नींबू का जूस इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक, और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस चाट में। बस सिंपल सा बनाऊँगी। और जो मैंने एक स्पाइस बना के रखा था ना चाट मसाला का, तो वो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा। तो बहुत ही अच्छी सी ये जो चाट थी या सैलेड बोल लीजिए आप, बनकर तैयार हो गई थी। सिंपल भी है और हेल्दी भी है, और इसमें कोई ऑयल वगैरह भी यूज़ नहीं हुआ है। तो अब ना असर का टाइम हो गया था, शाम हो रही थी और धूप भी जा रही थी। तो मैंने ना चिप्स बनाए हुए थे आलू के, तो उसको धूप में डाला हुआ था सूखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अब उतार लाती हूँ, वरना ये फिर थोड़ी सी नम हो जाएगी, क्योंकि आजकल ओस भी गिरने लगती है ना जल, तो फिर ये नम हो जाएगी। तो फिर मैं उन्हें उतार कर ले आई थी। और यहाँ पर जो मेरा पकौड़ियों का बैटर है, तो वो भी मैंने तैयार कर लिया था। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और इसको अच्छे से पहले मैंने स्पून की हेल्प से मिक्स किया। लेकिन जब तक हाथ ना लगाओ खाने में या किसी चीज़ में, तब तक वो वाली बात नहीं आती है। आप स्पून से या किसी भी चीज़ से चाहे जितना अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन जब हाथ से मिक्स करते हैं ना, तो फिर खाने का टेस्ट ही बढ़ जाता है और चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तेल को गरम कर लिया था, और मीडियम हॉट ऑयल में ही आपको पकोड़ों को बनाना है, वरना ये जल जाते हैं और अंदर से एकदम कच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में ही मैं इन्हें अच्छे से एकदम गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी, और फिर इसे निकाल लूँगी। और एकदम क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे पकोड़े बनते हैं प्याज वाले, और एकदम सिंपल भी है। तो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ में स्पेशली ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए मेरे सारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए। तो बस मैंने इतने ही बनाने थे। अब जो ये चिप्स मैंने बना कर रखी थी ना, इसको भी फ्राई कर लूँगी। तो ये चिप्स जो मैंने जिस आलू के बनाए थे ना, वो आलू बहुत ज़्यादा कच्चे थे और वो रखे हुए थे काफ़ी दिनों से। तो फिर मैंने सोचा चलो इनके चिप्स बना लेते हैं। लेकिन ये जब बनकर तैयार हुए, तो फ्राई करने के बाद में ये हल्के से रेड हो रहे थे। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो जो आलू तुमने यूज़ किया है ना, वो थोड़ा-सा कच्चा होगा। मतलब अब जो इस टाइम पर आ रहा है ना आलू, तो वो ज़्यादा अच्छा है चिप्स के लिए। तो ख़ैर मैंने बना लिए थे, तो अब इन्हें फेंकना तो है नहीं, इन्हें यूज़ कर लूँगी। और बाकी के मैंने थोड़े से फ्राइम्स भी फ्राई कर लिए थे। तो इतना ही मेरा अफ़्तार था। और साथ में मैं अभी ना दही बड़े भी बना लूँगी, जो कि मस्ट होता है बनाना अफ़्तार में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है। तो वो दही बड़े ही खाता है सिर्फ़, या फिर फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो ला नहीं पाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं, और वो आते हैं वही फ्रूट्स लेकर आते हैं। तो मैं तो लेने नहीं गई थी क्योंकि मार्केट थोड़ी-सी दूर है, और रोज़े में इतनी दूर जाना तो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं फिर नहीं लाई थी। और इतना ख़ास ज़रूरी नहीं था, अगर ज़रूरी होता तो फिर कोई चीज़ अगर ज़रूरी है तो फिर वो लानी पड़ती ना, लेकिन मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत लगी नहीं, तो फिर मैं नहीं लेकर आई थी। और आज जो था वो सिंपल सा मेरा अफ़्तार था। ये दही बड़े मैंने बना लिए थे। एक पे मैंने ना थोड़ा-सा चाट मसाला ऊपर से डाला है, जो कि मेरा है, और मैं अपनी प्लेट बना लूँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी पकौड़ियाँ वग़ैरह रख रही हूँ, और साथ में ये चिप्स और फ्राइम्स, और मैंने डेट्स रखे हैं 2, और एक अगर मेरा बेटा खाएगा तो खा लेगा, वरना वो खाता नहीं है। फिर मैंने दूसरी प्लेट अपने बेटे की भी बना ली थी, उसमें मैंने दही बड़ा रखा था और वही पकौड़े, और साथ में फ्राइम्स। हालाँकि उसने पकौड़े नहीं खाए थे। और प्लेट्स मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो क्या फ़ायदा ज़्यादा बर्तन गंदे करने का। तो इसलिए मैंने एक प्लेट बना ली है, और ये स्प्राउट्स भी रख लिए हैं। तो यही हमारा सिंपल सा इफ्तार हो जाएगा। शरबत वगैरह मुझे ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं बनाया, और मैं पीती भी नहीं हूँ शरबत। फिर मैं बैठ गई थी अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ने
करने के लिए। अच्छा, मैंने ना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि पर डे मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें करनी है। जैसे कि डेली सदका देना, कुरान सुनना, कोई सूरा याद करना, कोई आयत याद करना, अज़कार करना, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। और जो चीज़ें कंप्लीट होती जाती है ना, उस पे येलो टिक होता जाता है। तो ये मैं डेली अपना टारगेट कंप्लीट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इफ्तार टेबल पर ना कम से कम 15 मिनट पहले ही बैठ जाती हूँ ताकि मैं उस वक्त दुआ कर सकूँ, क्योंकि वो जो वक्त होता है ना, कबूलियत का वक्त होता है और आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है। सामने इतनी सारी चीज़ें रखी होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं खाते हैं और सब्र और शुक्र से बस अज़ान का इंतज़ार करते हैं। तो खैर, फिर इफ्तार का टाइम हो गया था, हम लोगों ने रोज़ा खोला। उधर वीडियो कॉल पर मेरे हस्बैंड थे और इधर मैं थी, तो हम लोगों ने ऐसे वीडियो कॉल पर ही रोज़ा खोला। तो इस तरह से आज का मेरा ये जो रूटीन था वो कंप्लीट हुआ। ये जो रोज़ा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इबादतें और हमारे रोज़े कबूल करे, आमीन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।